अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, एक बार फिर मुल्क अजीब सूरत हाल की जानिब गामजन है, क्योंकि एक जानिब वफाक की जानिब से पॉलिसीज़ का फुकदान सामने आ रहा है, तो वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में हुकूमत करती है और मुसलसल माजी हो, हाल हो या शायद मुस्तकबिल में भी हमेशा तनकीद की जद में रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से इन हालात में भी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, 330 मेगावाट के 2 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया है। और इस पर मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि ये मंसूबे शुरू करना एटम बम बनाने से कम नहीं है। साथ ही साथ IMF की जानिब से एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी गई और आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान के माशी हालात मजीद खराब होने का खदशा जाहिर कर दिया है। बेरोजगारी में इजाफा होगा, माशी सूरत हाल मजीद कमजोर हो जाएगी। वहीं वुज़रा के बयानात इस किस्म के आ रहे हैं कि अवाम एक बार फिर तज़ब्ज़ब का शिकार हो गई है कि आगे आने वाली सूरत हाल क्या होगी, मुस्तकबिल पाकिस्तान का क्या होगा, अवाम पाकिस्तान का क्या होगा और इसके लिए हुकूमत की जानिब से क्या पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के जनरल सेक्रेटरी हैं हाफिज करीम साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज करीम साहब। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अख्तर आराई साहब जो कि सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आराई साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है लियाकत आसकानी साहब ने। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। हाफिज करीम साहब, हुकूमत आपकी है, गुफ्तगू का आगाज भी आपसे ही होगा। सर, पॉलिसीज इस किस्म की आ रही हैं, आप लोग कहते हैं कि मुस्तकबिल में माशी हालात जो हैं वो सही हो जाएंगे, IMF ने खतरे की घंटी बजा दी है, ऊपर से आपके वुज़रा इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हफ्ते तक जो है वो नौकरियां इतनी आ जाएंगी कि लोग कम पड़ जाएंगे, और कुछ कहते हैं कि जी हफ्ते से पहले भारत हमला कर सकता है। तो अवाम जो है वो CV तैयार रखे या फिर बंदूकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, देखिए, बात यह है कि जो आपने बात की है माशी पॉलिसीज़ के हवाले से और IMF के हवाले से जो आप कह रहे हैं, तो IMF तो कभी भी पाकिस्तान के मफाद के हवाले से तो कभी कोई बयान नहीं देगा। अगर हम ये तवक्को रखें कि वो पाकिस्तान की फेवर में कोई बयान देगा तो ये फिर हमारी खुशख्याली है। अच्छा जी। हमेशा से IMF जिन जिन मुल्कों में भी गए, आप इसकी तारीख उठा करके देख लें, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे जो से भी दुनिया का मुल्क है, वहाँ सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं हुआ है। अब IMF को, वर्ल्ड बैंक को, पूरी दुनिया को ये पता पड़ गया है कि पाकिस्तान में एक ऐसा हुक्मरान आ गया है जो कभी भी जाकर के इनको सजदा नहीं करेगा, ना इनसे जाकर के इनकी डिक्टेशन पे चलेगा। IMF जब आपको लोन करता है तो वो आपको डिक्टेट भी कर रहा होता है कि आपने ये चीज़ें बढ़ानी है, तमाम चीज़ें। आप अगर देखें खान साहब के ये जो 8 महीने का जो टेन्योर है हमारा गुज़श्ता, हमें 8 महीने पहले अगर कोई और हुक्मरान होता तो 8 महीने पहले अभी तक IMF के पास जा चुका होता और सारे बातें तो आपकी जानिब से भी की जा रही हैं। देखिए जी, बात यह है कि हमने उनसे पहले पाकिस्तान के माशी हालात को, जिस तरह हमारे असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि हम पेशेंट को ICU से निकाल दिया हमने। अच्छा। इस 8 महीने में पाकिस्तान जो था वो फाइनेंशियली इस पोजीशन पर था कि वो ICU में पड़ा हुआ था। ICU से हम बाहर निकालने में कामयाब हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम आइंदा 3-4 माह के अंदर आप पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली होते हुए देखेंगे। IMF से हम ये नहीं कह रहे कि हम लोन नहीं लेंगे, लेकिन हम अपनी कंडीशंस पे लेंगे। सही। हम अपने किसी को IMF ने तो कभी जो है वो उसके कस्टमर या उसके क्लाइंट की जो मामलात हैं या उनकी जो कंडीशंस हैं उनके लिहाज से लोन नहीं दिया ना, उन्होंने तो अपनी कंडीशंस पे लोन दिया है। उसमें इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुज़श्ता 8 महीने अगर देखें तो हमने अपने दोस्त ममालिक से, चाइना, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, मलाइशिया, अब तुर्की का भी किसी वक्त भी विज़िट जो है पाकिस्तान का है, हमने दोस्त ममालिक से जो है हमने मदद हासिल की, जो हमने अपने फाइनेंशियल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। तो इस कंडीशन में हम आ गए कि अब हमें IMF डिक्टेट नहीं कर सकता। अच्छा, हम इतने मजबूर नहीं हैं, इतने मजबूर और बेकस सब इस वक्त नहीं। IMF के पास जाए नहीं ना। नहीं, IMF के पास, क्योंकि पसे पर्दा, माजरत के साथ सवाल सुन लीजिएगा, माजरत के साथ पसे पर्दा कुछ ना कुछ हकायक ऐसे हैं कि पेट्रोल मुसलसल बढ़ता जा रहा है, डॉलर मुसलसल बढ़ता जा रहा है, और खदशात इसके भी जाहिर किए जा रहे हैं कि पेट्रोल 150 पे पहुंच जाएगा, डॉलर 200 पे पहुंच जाएगा। देखिए जी, बात ये कि जो IMF के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि जो इश्यूज़ हैं हमारे, और पेट्रोल के हवाले से कि पेट्रोल यहाँ तक जाएगा और तमाम चीज़ें बढ़ेंगी, और ये उनकी शराइत का हिस्सा है।
ये उनकी शराइत का हिस्सा है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि जब हमारे जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात इस सतह पर ज़रूर है कि जो हमारी इंतहाई मजबूरी होगी, आप सिर्फ पेट्रोल के ऊपर अगर जा रहे हैं तो 36% आप देख लें ना कि अभी बड़ा है, इंटरनेशनल मार्केट बड़ा है। अच्छा। तो हम तो पेट्रोलियम में अल्लाह करे कि जो कुछ हम अभी जो हमारे कराची के अंदर जो पेट्रोलियम की हम खुशखबरी सुनाने वाले हैं, 4800 या 900 तक हमारी ड्रिलिंग हो गई है, 5030 पे जाएगा तो ड्रिलिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और 15 जो हमने तारीख दी है 15 अप्रैल या इसके बाद खान साहब किसी वक्त भी अनाउंस कर देंगे कि हम दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। सही। और जहाँ तक हमारे फैसल वाडा साहब हैं, वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक किस्म का इंसान है। वो अगर उन्होंने कोई बात की है कि रोज़गार के हवाले से और रोज़गार बहुत ज़्यादा आएगा तो अल्लाह करेगा ना, हम तो उम्मीद परस्त लोग हैं। देखिए सर, जो वक्त उन्होंने दिया है उसमें तो नामुमकिन सी बात है ना सर। मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि वो ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, उसमें वक्त के लिहाज से तो हम उस पर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी नीयत में यही है कि चाहे वो जिस इदारे का वो वज़ीर है या अली ज़ैदी साहब हैं या एक्स जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर रोज़गार नौजवानों के लिए पैदा करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर कराची में अल्लाह रब्बुल आलमीन करम करे, अगर ये खुशखबरी आ जाती है तो आपको अंदाज़ा है कि कितने वसाइल कराची के नौजवानों के बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। चले ऑपोजिशन से इसका जवाब ले लेते हैं। लियाकत आसकानी साहब, मामला फिर वहीं के वहीं हैं। लगता है पूरी हुकूमत के अंदर सिर्फ 2 वजारतें काम कर रही हैं, एक वजारत खारजा है और एक दूसरी वजारत है पोर्ट एंड शिपिंग की। इसके अलावा सब बयानबाजी में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर प्रमोशन में लगे हुए हैं, बड़े बड़े बयानात देने में लगे हुए हैं। वजह क्या है? मोहम्मद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हाफिज साहब ने जो बात की, जो पीटीआई के अक्सर लोग बात करते हैं कि मैं ये मुल्क आईसीयू में था जी, इसको निकाल कर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये मुल्क के हालात 2008 से भी ज़्यादा ख़राब थे? जब 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली, उस वक्त इस मुल्क के हालात क्या थे? उस वक्त पूरा मुल्क जल रहा था। आपका बलूचिस्तान में क्या हालत था, केपीके में क्या था? दहशतगर्दी के मामले सर, हमें जिस पोजीशन में हुकूमत मिली जी जी उस टाइम पे मुल्क वेंटिलेटर पे था या आज ये आईसीयू से निकाल के उन्होंने उबार किया? सर, मौशी लिहाज से वेंटिलेटर पे अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को जब हुकूमत मिली थी तब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब थी, मौशी सूरत हाल इतनी खराब नहीं थी, अगर आपको याद हो तो। सर, इनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, कि इनको हुकूमत मिली है, अदलिया इनके साथ है, आर्मी इनके साथ है, पूरे मुल्क के जितनी एजेंसियां हैं सब इनको सपोर्ट कर रही हैं। और गैर जानिबदार इदारे हैं सर, क्यों उनको बदनाम करते हैं? पॉलिटिसाइज नहीं करें ना उनको। सर, मैं मुल्क के साथ खड़े, मुल्क के साथ खड़े ना, इनके साथ नहीं खड़े, पाकिस्तान के साथ खड़े। ये अलग, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हुकूमत के साथ जी जी, हुकूमत के साथ खड़े। हमारी हुकूमत थी, हम कोई काम करते थे तो सुप्रीम कोर्ट से 100 मोटो एक्शन। अच्छा, सारे कामों पर हमारे 100 मोटो। तो कुछ ऐसा काम आप कर रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट को उस पर नोटिस लेना पड़े? अभी काम नहीं हो रहे। अभी जो अपना सर, अभी जो टाइम का यही नहीं है सर, कुछ उन्होंने 8 महीने में, आप लोग ही कह रहे हैं, ऑपोजिशन ही कह रही है। अपनी पीटीआई की जो जमात है, पीटीआई से जो एक ठेकेदार था, जो अपना मुशीर है वजीर आजम साहब के, अच्छा, उनको वो ठेका दिया गया। इसमें किसी ने 100 मोटो लिया। 8 महीने में जो मुल्क में हो रहा है, आज तक कोई एक 100 मोटो इस हुकूमत में किसी ने, किसी भी अदलिया ने नहीं लिया। और ये जो बयान देते हैं, इनको जो वफाकी वज़रा है, इनको तो अपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, हमें अपोजिशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके पास जो फवाद चौधरी साहब बैठे हुए हैं, वो हमारा काम कर रहे हैं। सही, वो मुल्क के जो अपोजिशन पार्टी उनका काम कर रहे हैं आपके सामने। ये खुद हुकूमत में भी हैं, अपोजिशन में भी हैं। अच्छा, ये अभी तक कंटेनर से उतरे नहीं है। ठीक है, इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हम पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा हैं। अच्छा, ये वजीर आजम है, इनको अभी तक पता ही नहीं। इनको टीवी में पता चलता है, बीवी से पता चलता है कि उस मुल्क के वजीर आजम है। नो पर्सन अटैक जी। आगे बढ़िएगा जी। सर, मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं आईसीयू में था, ये तो गलत बात है। मुल्क आईसीयू में था। चले, ऑपोजिशन भी समझती है कि चले मुल्क, ये चीज गलत है कि मुल्क जो है वो आईसीयू में था। जी, मैं एक मिनट में आता हूँ। जी, मैं आता हूँ आपके पास। अख्तर अराई साहब, ऑपोजिशन कह रही है कि आईसीयू में मुल्क नहीं है, बल्कि आवाम को उठा के जो है वो सर्दखाने में डाल दिया गया है, और दूसरी जाने बयानात इस किस्म के अभी तक कंटेनर से नहीं उतरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि लियाकत साहब से मैं गुजारिश करूँ कि फोर्सेस को या एजेंसीज़ को या किसी और को ब्लेम करना छोड़ दें, यहाँ पर गैर जानिबदाराना गुफ्तगू करें, ठीक है, और कुछ पर्सनल अटैक्स जो कर रहे हैं वो भी नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। बात यह है कि इस वक्त बिल्कुल आईसीयू से निकली थी थोड़ा सा, बट प्रॉब्लम इज़ दिस के इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जब भी फंडिंग करेगा जी, वो 100% 200% अपनी शराइत पे करेगा। ये तो बिल्कुल ये सोच लीजिएगा कि अगर उनसे थोड़ी सी भी आपने फंडिंग ली है और आपने अपनी शराइत मनवानी है तो ये नामुमकिन है। सही, ये बिल्कुल नामुमकिन है।
अब दूसरी बात है कि बदकिस्मती है अभी इस गवर्नमेंट की कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल प्राइसेस जो हैं बहुत हाई हैं। डॉलर ज़ाहिर है कि इंक्रीज़ होता है तो हाई भी होता है, और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त बहुत लो था। सही, अगर वो गैप देखेंगे तो उस वक्त उन्होंने भी अच्छा नहीं किया था, अब उसकी वजह से भी मसाइल हैं। बात यह है कि इस वक्त जो दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा, जो रोशनी की बात हो रही है कि रोशनियाँ कराची की या सिंध की बहाल होंगी। देखिए वादे कुछ नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने भी एक वक्त याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे लोड शेडिंग के बारे में। अल्लाह करके कि अभी ऐसा हो कि सिंध की रोशनियाँ और कराची की रोशनियाँ पर बहाल हों जी। बहरहाल ये है कि नज़र नहीं आता। अच्छा। मगर ये है कि बाज़-औक़ात बाज़ काम इस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट करना चाहती है, नज़र आ रहा है कि अभी कुछ प्रोजेक्ट वो शुरू कर रहे हैं और शायद उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और उसको अंजाम तक पहुँचाएँ। अगर वो पहुंचाएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर ज़ाहिर है कि उनका वोट बैंक बढ़ेगा, दोबारा से नौजवान क़यादत है और इंशाल्लाह ताला वो आएंगे। अच्छा। और जहाँ तक मैं पीटीआई की बात करना चाहूँगा कि पीटीआई का जो अभी एक खुशखबरी की बात कर रहे थे हाफिज़ साहब, और देखते हैं खुशखबरियाँ और भी उनके पास हैं, मगर जो महंगाई की खुशखबरी है वो तो है। सही, वो तो है। चलें इसका जवाब ले लें। हाफिज करीम साहब कुछ जवाब देना चाह रहे थे लियाकत। रमज़ान से पहले महंगाई इतनी हाई हो जाने वाली है कि आवाम जो है वो कानों को हाथ लगाने वाले हैं। ठीक है सर, तो फिर ये बता दीजिएगा अगर रोटी की चोरी शुरू हो गई तो हाथ कटवाने आगे कौन आएगा? अली साहब, मैं पहले तो जसकानी साहब ने जो बात की ना बैठ करके कि इनको जब 2008 में गवर्नमेंट मिली थी तो उस वक्त जो था पाकिस्तान ज़्यादा बुरे हालात में था और अभी हमने ICU से नहीं निकाला। इनको मैं याद दिलाता चलूं कि उस वक्त पाकिस्तान पर जो आपके ऊपर जो टोटल कर्जा था वो 6000 अरब रुपए था। अच्छा। 6000 अरब से आपकी गवर्नमेंट ने 14000 अरब पे लेके गए। 14000 अरब से 2013 से 2018 में 28000 से 30000 अरब पे कर्जा चढ़ा दिया आपने। जब आप कर्जा चढ़ाते हैं तो कर्ज की हालत में आपके मुल्क की माशी कैफियत ख़राब होती है, बनती है। बिल्कुल। तो परवेज़ मुशर्रफ को आप लाख बुरा बुला के हैं, डिक्टेटर था, सारी चीज़ें थी, तमाम मामला थे, लेकिन आपको जो वो कर्जा छोड़ के गया था वो 6000 अरब था। ये आप इस सच्चाई को मान लें। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जो माशी हालात हैं, जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि जो रोटी चोरी करने के लिए जो हुक्मरान के लिए, देखें हम को जो गवर्नमेंट मिली है, जिस हालत में मिली है, आप यकीन करें कि मोहतरम चेयरमैन से जब मैं मिलने गया प्राइम मिनिस्टर साहब से, जी, तो जो बातें वहाँ पर हुई हैं वो कहते हैं कि जब हम गवर्नमेंट से बाहर थे हमारे तस्वुर में भी नहीं था, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि इन लोगों ने इदारों को किस कदर बर्बाद कर दिया है। सही। कितनी लूट मार हुई है, पाकिस्तानी अवाम को किसी सूरत में कोई खबर नहीं। सारे इदारे इन्होंने जब तक, अच्छा जी, आप जब लूट मार करते हैं, करप्शन करते हैं, तो सबसे पहले आपको इदारों को बर्बाद करना पड़ता है। जब आप इदारे बर्बाद करेंगे तो आप इसी पॉइंट के साथ आगे बढ़ेंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं दोबारा आपको टाइम बाद हाफिज साहब अपना जवाब कंप्लीट करेंगे और बताएंगे कि इदारों को तबाह करने के लिए हाथ किसका था। और अब दूसरी बात यह है कि ईद के बाद अपोजिशन जमातें जो हैं वो मुत्तहिद हो गई हैं कि अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है और हुकूमत गिराने की तहरीक भी शुरू की जा सकती है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पे जाने से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हाफिज करीम साहब की जानिब से वाज़े ये कहा गया कि माजी के दौरे हुकूमत में करप्शन करने के लिए इदारों को बर्बाद किया गया और इदारों को बर्बाद करने के बाद करप्शन खुलेआम होती रही। इसका जवाब लेंगे। हाफिज करीम साहब, कौन मुलविस था इदारों को बर्बाद करने में और करप्शन जिन्होंने की उनका एहतसाब करें ना आप लोग। देखिए, बात यह है कि माजी के जो भी हुक्मरान थे जी, पाकिस्तान की अवाम जानती है, प्रोग्राम के ज़रिए से बातें तमाम जा रही हैं, वो सुन भी रहे कि जो मुक़्तदिर थे माजी के गुज़श्ता 35 साल और 70 साल से हम उसको काउंट करना शुरू कर दें, हर एक ने उसमें अपने हिस्से के मुताबिक उसने करप्शन की और करप्शन के लिए उन्होंने इदारों को बतदरीज बर्बाद करते रहे, तबाह करते रहे। अगर मैं ये कहूँ आकर के कि एक दौर में जरदारी ने कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, ठीक है, वो ओपन मीडिया पर आकर के वो कभी उसने ये क्लेम भी नहीं किया। तो उस ज़माने में जब हम तहरीक चला रहे थे तो हम जरदारी को टारगेट नहीं करते थे। लोग पूछते थे कि आप जरदारी को क्यों नहीं टारगेट करें। हमने कहा उसने ईमानदारी का दावा कब किया? शरीफ ख़ानदान दावा करता था, शराफत का लिबादा ओढ़ करके। अगर
अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ये हमारे पास पनामा नहीं लेकर के आता, गैब से मदद नहीं आती। जी। तो आप इस पाकिस्तान के इदारों को समझते हैं कि ये जाकर के इन लोगों पर हाथ डाल देता और इनकी करप्शन पकड़ी जाती? ये तो अल्लाह ने हमारी गैब से मदद की। एक पनामा का इशू खड़ा हुआ जिसके ऊपर हम रोडों पर आए, रोडों पर आकर के हमने तहरीक चलाई, इस्लामाबाद लॉकडाउन से लेकर के जो कुछ भी हमने जद्दोजहद की। सही। पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशरी ने आकर के उसके ऊपर एक्शन लिया और उस केस को पुटअप किया। सिसलिन माफिया सारी चीजें अब तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। सही। वो ऑर्डर में लिखा जा चुका है कि कौन गॉडफादर था, कौन सिसलिन माफिया था, किसने किस तरीके से, हर एक ने अपने तरीकाकार के मुताबिक जरदारी माफिया ने अपने तरीके से किया कि वो यहाँ से लांचों के ज़रिए गया, मॉडल गर्ल्स के ज़रिए गया, पैसा पाकिस्तान से जो है बाहर गया और शरीफ ख़ानदान ने थ्रू पनामा किया बैठ कर के, जो कुछ भी सामने आकर के पाकिस्तानी अवाम को पता पड़ गया। तो ये इदारे अगर ये बर्बाद नहीं करते तो ये करप्शन करते कैसे? सही। आज हम गवर्नमेंट में आने के बाद पहली दफ़ा हम गवर्नमेंट में आए, ये लोग तो बारियां बदलते रहे ना, 71 से लेकर के आज तक इनकी बारियां चलती रही हैं। सही। 11 साल से अभी 11वां साल है इनका मुस्तकिल जो है सिंध पर हुक्मरान है। अब अगर हम इन पर हाथ डाल रहे हैं तो ये चीखने शुरू कर दिया। और खान सरदारी साहब की आप बात कर रहे हैं, सैफुल रहमान साहब ने पैरों पे गिरकर माफ़ी भी मांगी थी उनके। बात ये कि वो दोनों भाई उस ज़माने में हम कहते थे कि अल्लाह मोहतरमा को जन्नत नसीब करे। उस ज़माने में तो ज़ाहिर हो बहन भाई, अब वो बहन हमारी चली गई, अल्लाह को प्यारी शहीद हो गई। अब जरदारी माफिया जो है वो ये दोनों ने एक दूसरे को बचाने के लिए हमेशा काम किया है। एक दूसरे को मतलब जरदारी की गवर्नमेंट में सबसे बड़ी खुशनसीबी क्या थी? अपोजिशन नवाज शरीफ। सही। कि भाई अब आपने जो लूटना है लूटो, जब हमारी बारी आएगी तो आप भी शोर नहीं मचाना। नवाज शरीफ की बदबख्ती बदनसीबी क्या थी कि इमरान खान सामने आकर के अपोजिशन लीडर के ऊपर सामने आके खड़ा हो गया। अच्छा। वरना तो उसने तस्वुर भी नहीं किया था कि मैंने जो कुछ किया है वो मेरे साथ भी होगा। इसका जवाब ले लेते हैं लियाकत आस्कानी साहब। आप लोगों ने पहले तो लूटा मुल्क को, लूटने के बाद आपने अपोजिशन को लूटने भी दिया और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कभी ईमानदारी का दावा भी नहीं किया। आप लोग यहाँ लांचेस के जरिए पैसे भेजते हैं, मॉडल गर्ल के जरिए पैसे भेजते हैं, जवाब दे दीजिएगा। सर पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अख्तर आरई साहब ने जो बात की, मैंने पहले बात की कि फोर्सेस हुकूमत के पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। जी जी। तो उसमें आप देख सकते हो कि तुर्की और मलेशिया और सऊदी अरब के जो किंग आए उन्होंने भी यही कहा कि आर्मी चीफ की दावत पर मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है। तो मतलब इस तरह इस हुकूमत को मतलब इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो मुल्क के साथ खड़े हैं। मैंने कहा अदलिया जो है वो अदलिया भी वो भी देख रही है कि इस मरतबा इस हुकूमत के साथ थोड़ा सा जो भी चीज़ें हैं उसमें ना अदलिया कोई उसमें बीच में इंटरप्ट कर रहा है ना कुछ कर रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और इस हवाले से मैंने बात की कि मैंने ये बात नहीं की कि पाकिस्तान आर्मी तहरीक इंसाफ के साथ है, इस मुल्क के साथ है। ठीक है सर, आगे बढ़े। इस मुल्क के साथ है। और इन्होंने जो बात की 162 अरब रुपए की जो कराची पैकेज दे रहे हैं, तो कराची पैकेज आप दे रहे हो तो एनएफसी में जो सिंध का शेयर है वो आप क्यों नहीं दे रहे हो? 120 अरब से ज़ायद रुपए जो बनते हैं जो 9 महीनों के दौरान, ये आप सिंध हुकूमत को क्यों नहीं देते? इसलिए कि सिंध में आपकी हुकूमत नहीं है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आप पूरे मुल्क के लेकिन आस्कानी साहब, सिंध हुकूमत का अलमिया ये भी है कि आप लोग एनएफसी पे बात करते हैं, पीएफसी पे बात क्यों नहीं करते? सर हम सब पे बात करने को तैयार हैं, लेकिन एनएफसी जो एक है 18वीं तरमीम, सिंध हुकूमत चिल्लाती रहती है लेकिन शहरी हुकूमत चिल्लाए तो वो गलत है। क्यों सर? इख्तियारात दे दें, फंड जारी कर दें, जो होगा सब दिखा देगा। सब पे बात कर रहे हैं। जो कराची का मेयर है उसको भी फंड दे रही सिंध गवर्नमेंट। अच्छा। जो हमारे डीएमसीज बने हुए उनको भी हर महीने फंड सिंध हुकूमत दे रही है, वफाक तो नहीं दे रही। अच्छा। जो जितने इनके शहर हैं उनको दे रहे हैं। अच्छा। तो इस हवाले से इन्होंने बात की कि लांचों के जरिए पैसे गए, तो लांचों के जरिए पैसे कहाँ गए, वो पैसे किसके थे, कहाँ थे? आपकी हुकूमत है, आप इसका सुराग लगाएं। हम तो सुराग लगाने की कोशिश करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि जमहूरियत डिरेल हो रही है। सर हम वो बात नहीं कर रहे हैं जी। हम खामोश रहते हैं, कहते हैं डर गए या एनआरओ मांग रहे हैं। जब हम बात करते हैं तो नहीं, वो कह रहे हैं एनआरओ के लिए राब्ते किए गए आप लोगों की जाने। किसने राब्ते किए एनआरओ के लिए? एनआरओ दे सकते हैं क्या? इस मुल्क का वजीर आज़म एनआरओ दे सकता है? मेरा इनसे सवाल है कि वजीर आज़म के अख्तियार में है कि एनआरओ दे सके? अच्छा, अगर होता तो आप लोग मांग लेते? नहीं, इनके अख्तियार में है। अच्छा। ये तो सियासी पार्टी, हम तो शुरू से फेस करते हुए आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 साल जेल में काटे। सही। यही इल्जाम थे। अच्छा। वो बाइज्जत बरी होकर आए, वो सबके सामने। अभी दोबारा आपने वो खोल दिए। अभी आप कहते हो कि आपके वज़रा टीवी में शाम को आके कहते हैं कि नैब के पास 50 लोगों का लिस्ट है, अब वो अंदर होगा, तो आप खुद इदारों को मशकूक बना रहे हो। अच्छा। आप अभी कहते हो कि हम इन पर हाथ डालते हैं।
तो आपका क्या काम है आर्ट डालना? आप तो इदारे डालेंगे। अभी आप चाहे प्रोग्राम में कह रहे हो कि हम इन पर आर्ट डालते हैं, शोर करते हैं। अच्छा, तो भाई जो इदारे हैं मुल्क के, जी जी, उनका काम है आर्ट डालना अगर किसी ने गलत किया। अच्छा, हाँ, तो जो तो इदारे हाथ डालते हैं सर, तो चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे डालें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पे डालें, या किसी पर भी डालें, तो उसके ऊपर आप लोग कहते हैं कि ये जमहूरियत को डिरेल करने की साजिश हो रही है, ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। जमहूरियत कोई किसी फर्द वाहिद का नाम तो नहीं है ना सर, जमहूरियत तो जमहूर की मंशा का नाम है। सर जो ये इनके वज़रा जो शाम को गुफ्तगू करते हैं जी, 2-4 दिन के बाद वही चीज़ें होती हैं, तो हम क्या समझें? तो इनके वज़रा को भी चाहिए अपना मुंह बंद करें। अच्छा, ये खुद टीवी में आकर कहते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, तो मतलब ये नैब की लिस्ट या नैब के ये तर्जुमान बने हुए हैं। अच्छा, या नैब की ये लिस्ट है, नैब को ये देते हैं। तो हमारा इनसे यही सवाल है कि आप क्यों बार बार बीच में आते हो? चलिए, ये पॉइंट है। अख्तर अनाई साहब, क्या वाकई हुकूमत लिस्टें फराहम कर रही है नैब को? देखिए, बेसिकली लगता तो ठीक है, लियाकत साहब की ये बात दुरुस्त है कि बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब स्टेटमेंट्स आती हैं तो वो पहले से कोई इशारा कर दिया जाता है कि ये होने वाला है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आज़ाद इदारे हैं और उसकी आज़ादी शो करनी है या मेरिट शो करना है, तो फिर इस तरह से होना नहीं चाहिए। सही, इदारों को आप फ्री हैंड दें, वो एहतसाब करें, सबका करें, क्रॉस द बोर्ड करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से, चाहे पीटीआई के लोग हों, चाहे नवाज शरीफ ग्रुप के लोग हों, चाहे पीपल्स पार्टी के, या कोई भी हो। सही, एहतसाब हो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्रॉस द बोर्ड इंसाफ हो। हाफिज करीम साहब, आप लोग लिस्टें प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके वज़रा आके जो पेशगोई कर देते हैं और वो पेशगोई सही साबित हो जाती है, वजह क्या है? कौन दे रहा है? अली भाई, बात यह है कि मैं बाय प्रोफेशन सीनियर एडवोकेट भी हूँ हाई कोर्ट का। मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूँ कि जसकानी साहब को ये पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। तमाम इदारों को एनआरओ देने का इख्तियार है। आप मैं जो बात मुकम्मल कर लूँ। जी जी, बिल्कुल करने आपको। नेब हो गया, ये जुडिशरी हो गई। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या था माजी के अंदर? नेब, यही नेब थी ना, इन्होंने बनाई, हमने तो नहीं बनाया। ये जो आज नेब का चेयरमैन बैठा हुआ है, ये भी इन दोनों भाइयों की मिली भगत से आकर के इन्होंने बिठाया। शरीफ और जरदारी को। अच्छा, शरीफ और जरदारी भाई हैं, तो एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बात कर रहे थे सर, कौन सा भाई करेगा ये बात? पता है, ये बजायर आकर के एक दूसरे की अपोजिशन में बातें करते थे। अच्छा, लेकिन अंदरून खाना ये पाकिस्तान को खोखला करने की जिम्मेदार यही है, दोनों ने खाया। अच्छा, अब मैं आ जाऊँ इदारों की तरफ से। नेब एक इदारा है, जुडिशरी पाकिस्तान का एक इदारा, एक पिलर है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन कौन करता है? प्रोसिक्यूशन वो इदारे करते हैं जो मेरे मातहत हैं, चाहे वो FIA हो जी, चाहे वो पुलिस की शक्ल में हो, चाहे कोई भी इदारा हो, वो इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोसिक्यूट करता है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, वो ले जा करके फिर जजेस के सामने ला करके एक चीज को रखता है कि ये इशूज है। ठीक है। अब मेरा FIA, जिसका वजीर दाखिला भी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आपको पता है कि उन्होंने वो पोर्टफोलियो अपने पास रखा हुआ है। अगर उनके पास है तो FIA पाकिस्तान में क्या अंधे बैठे हुए हैं कि उनको नहीं पता कि अली साहब या हाफिज साहब क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर बैठ करके? सही, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो नेब के साथ अगर पैरेलल वे में हमारे पास एक डिपार्टमेंट है और हमें पता है कि फलां साहब ने जो वो इतनी चोरी की है और ये करप्शन है और ये सारी रिपोर्टें आ चुकी, रिपोर्टें तैयार हो गई, अगर मुझे मालूम है और मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, ठीक है, तो मैंने गुनाह किया। नेब का जो इदारा है वो ऑटोनोमस बॉडी है, सही, उसके ऊपर मेरा इख्तियार नहीं है। सही है, गैर जानिबदार है। वो उस केस को कब पुटअप करेगा? गैर जानिबदार है, ऑटोनोमस बॉडी है, सही, वो खुद कब पुटअप करेगा केस को, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सही, हमारा कोई इख्तियार नहीं है नेब के ऊपर, ना हम कोई उसको डिक्टेट। लेकिन सर, बयानात को जिस किस्म के आ रहे हैं कि 30 मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगी, आज क्या तारीख होगी सर? मैं बरमला चैनल पे आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के इतने मुक्तदिर लोग पकड़े जाएंगे जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। इसी किस्म का बयान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी कहा था, सिंध की एक बड़ी सियासी शख्सियत की गिरफ्तारी होने वाली है। कहाँ है वो गिरफ्तारी? मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतनी मुक्तदिर ताकतें जिन्होंने इस पाकिस्तान को लूटा है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सरमायादार हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, सही, बचना किसी ने भी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान बिल्कुल एक नए दायरे में जा रहा है। नए जरदारी को देखें, आसिफ जरदारी आज जो कोर्ट में पेश हुए और एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपकी जमानत हो सकती है, नहीं हो सकती, कितने ठंडे मिजाज का आदमी, और उन्होंने मोबाइल छीन लिया गुस्से से और बंद भी कर दिया। अच्छा, सारा TV चैनल दिखा रहा है। जी जी जी,
तो इसका मतलब यह है कि अब इनको ये यकीन हो चला है शरीफ खानदान को, जरदारी को, कि ये माजी वाली हुकूमतें नहीं है। अच्छा। और यहाँ बचत नहीं है किसी की। अच्छा। चाहे वो एक शरीफ लंदन चला जाए जी, चाहे कहीं भी जाए और पसे पर्दा रह करके एनआरओ की कोशिशें करें। अच्छा। खान ने एनआरओ नहीं देना है, तो वो कह रहे हैं इख्तियार ही नहीं है एनआरओ खान के पास बहुत इख्तियारात हैं। अच्छा। बहुत, देखिए, अच्छा, ये तमाम इख्तियारात खान के पास है। इस मुल्क का वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। ठीक है। अगर कोई भी फैसला करने पर आएगा, माजी में परवेज मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव था, ठीक है, ठीक है ना, विद जब आप जा करके, लेकिन आपको स्टेटमेंट जाके इन द कोर्ट देने पड़ेंगे। सही है। एडमिट करना पड़ेगा कि ये मैंने गुनाह किया है, ये मैंने पैसा लिया था, ये मैं वापस कर रहा हूँ, तब आपको एनआरओ मिल सकता है। अदरवाइज आप पैसा वापस नहीं करेंगे, इमरान खान कभी जिंदगी में भी आपको एनआरओ नहीं। चले इसका जवाब ले लेते। लियाकत आस्कानी साहब, आप लोग इस गलत फहमी में ना रहें, खान साहब एनआरओ नहीं देने वाले आपको। तो हम फिर वही की बात करेंगे कि इनसे एनआरओ किसने, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सर, मुल्क के दे सकते हैं एनआरओ अगर चाहें तो, लेकिन एनआरओ वो किस तरह देंगे वो भी उन्होंने बता दिया तरीकेकार। वो तरीकेकार इख्तियार करें और एनआरओ ले लें। बिल्कुल, हमें किसी एनआरओ की जरूरत नहीं है। अच्छा। हम मुकदमा से डरने वाले लोग नहीं हैं, हमने हमेशा फेस किया है। और हमारा जिस तरह की हरकत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से की गई है, लग रहा है बौखलाहट है और फ्रस्ट्रेशन भी है काफी। नहीं, ये तो होता है, ये मुख्तलिफ लोग करते हैं। खान साहब कोनियां मारते हैं। अच्छा। अपने वर्करों को स्टेज से गिराते हैं। वो तो अच्छा। वो दो तो नहीं, वर्कर नहीं, वर्कर अलग चीज है। सहाफी के साथ सहाफियों के साथ जो पीटीआई ने पिछले 6-7 महीनों में किया, अच्छा, सब आपके सामने है। कितनी मरतबा उन्होंने क्या किया सरकार, हमने क्या किया सहाफियों। चौहान साहब ने कितनी मरतबा माफी मांगी। शेख रशीद साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। आपका ऐसा है सर, ये फैसल जिन्होंने गलती की हमने उनको निकाल दिया, फारिग कर दिया। तो शेख रशीद साहब को भी निकाल नहीं, शेख रशीद साहब कभी साफी के साथ बदतमीजी नहीं करते, नहीं कर सकते जी, साफी के साथ कभी नहीं करते। पोजिशनल पॉलिटिशियन है। मीडिया ने बाइकआउट किया है उसकी। जरा इस पे केस पे आ जाइएगा जी। सर ये केसेस सारे झूठे। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला हम सुरखरू होंगे। अच्छा। ये हमेशा चलता हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार नहीं बचेंगे आप। सर मैं ये कोई मुकमुका नहीं होने देंगे। मैं इनका जवाब दूं मोहम्मद अली भाई जी। ऐसा है कि पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियां थी, सबके लोग जो पीटीआई में चले गए। अच्छा। जो पिछले नून लीग के भी हुकूमत में वज़रात है, हमारी हुकूमत में ही वज़रात है। अच्छा। वो सब इनके पास हैं, वो सारे पाक साफ हैं। वो आपसे पहले भी किसी हुकूमत में वज़रात है, तब आप लोगों ने तो पाक साफ हैं। वो पाक साफ हैं। ये कह रहे हैं कि वो इस तरह होगा उस तरह होगा। अभी इनके पास गिनती पूरी नहीं है। अच्छा। इन्होंने जो पब्लिक से वादे किए, अभी पब्लिक इनसे डिलीवर करना चाह रही है कि ये क्या करते हैं। अच्छा। लेकिन ये पब्लिक का ज़हन किसी और तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये चोर हैं, इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा, उसको अंदर कर देंगे, इसको अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा। जो पब्लिक के इश्यूज हैं उनसे ये डर रहे हैं, उनसे ये भाग रहे हैं। पब्लिक का आप काम करें। आपने जो वादे किए, जो अपने कंटेनर में बैठ के 120 दिन पूरे इस कौम के जाया किए, आपने काम ये करेंगे। आपने कहा एमक्यूएम एक दहशतगर्द तंजीम है जी, हमारे पास ब्रीफ केस पड़े हुए हैं, हम हुकूमत में आकर ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी खान साहब कहते हैं कि इन जैसा नफीस बिल्कुल नफीस लोगों पे अभी आते हैं और एक ब्रेक के लिए वही कहा जा रहा है। 12 मई को जो उन्होंने किया, जिन्होंने बल्दिया फैक्ट्री में किया, जिन्होंने इस एक एमपीए के बदले इन्होंने 120 लोग एक दिन में शहर में मार दिए। अच्छा। तो मतलब उनके लिए आप उनको अपने गले लगा रहे हो। अच्छा। आप कह रहे हो कि हम अलग सियासत करते हैं, तो आपकी कौन सी अलग सियासत है? हम समझते हैं कि सबसे गंदी सियासत इस वक्त पीटीआई कर रही है। सबसे गंदी सियासत पीटीआई कर रही है। और माजी में जो नाकदीन में शुमार होते थे, आज वो नफीस लोग हो गए। कैसे माजी में जो दहशतगर्द थे, आज वो हुकूमती जमातों का जो है वो इत्तेहाद बन के बैठ गए हैं। क्या वजह है? क्या किसी मजबूरी का शाखसाना मालूम होता है? एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पे जाने से कबल लियाकत आस्कानी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर सियासत की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क की तारीख की सबसे गंदी सियासत की जा रही है कि माजी के नाकदीन को भी अपने साथ मिला लिया गया है। कल तक जो दहशतगर्द थे, आज वो मुदब्बिर बन के आपकी अहम नशिस्तों पर बराजमान है। इसका जवाब ले लेते हैं हाफिज करीम साहब से। हाफिज करीम साहब, माजी में जो नाकदीन में शुमार होते थे, माजी में जिनका बाइकआउट किया गया, माजी में आर्मी चीफ को उन पर पाबंदी के लिए खत लिखा गया, आज वो नफीस हो गए, वजह क्या है? देखिए जी, बात यह कि असगानी साहब जो बात कर रहे हैं ना जी, तो अपना माजी उठा करके देख लें कि आसिफ जरदारी 90 पर जा करके अल्ताफ हुसैन को, मेरे ख्याल में उनका बस चलता तो कायद-ए-आज़म से भी बड़ा लीडर उनको साबित कर देते। अच्छा जी, ठीक है जी। आ जाए हमारी तरफ,
तो हमने 2005 में जब हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ जो भी बातें की, जो भी हमने इश्यूज़ उठाए जो हकीकत पर मबनी थे, हमने माइनस अल्ताफ़ हुसैन, उस ज़माने में भी हमारे चेयरमैन ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि इससे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन पढ़े लिखों की जमात कोई नहीं है। लेकिन आपकी ही पार्टी के एक रहनुमा जो कि इस वक्त वफाकी वजीर हैं, उनकी जानिब से बल्दियाती इंतखाबात में कहा गया कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो MQM को वोट देते हैं। आपने तो वोटर्स को भी रगड़ दिया। देखिए, मैं किसी, जो मेरा अगर कोई किसी इस सतह का कोई लीडर बात करता है, मैं उसका ठेकेदार नहीं हूँ। आप ये सवाल उससे कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपने चेयरमैन के मतलब पार्टी पॉलिसी नहीं हो सकती। पार्टी पॉलिसी नहीं है। पार्टी पॉलिसी जाती तौर पर अगर किसी को गुस्सा है, कोई अपना बयान देता है तो वो दे दे। लेकिन हम ये कहते थे कि माइनस अल्ताफ़ हुसैन एक पढ़े लिखों की, एक नफीस लोगों की जमात है, जो जिसके साथ हम अगर आगे चल करके माइनस अल्ताफ़ हुसैन हो गया तो अब हमारे साथ अगर वो अलाई में है, अलायंस है हमारा उनके साथ, और हम काम करना चाहते हैं और मुस्तकबिल में एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, तो पीपल्स पार्टी या नून लीग को सबको तकलीफ होगी। नहीं, सियासत है। अच्छा, दूसरी बात, अभी जसखानी साहब ने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि जरदारी साहब ने कुछ नहीं किया। आप इस माशाल्लाह चैनल के ऊपर आप बैठ करके आप काम दो टोक प्रोग्राम चला रहे हैं। जी जी। आपने क्या टीवी चैनल पर नहीं देखा कि किस ठेले वाले के अकाउंट से, समिट बैंक का अकाउंट नंबर दे दूं मैं आपको, जी जी जी, जिस अकाउंट के अंदर से कितने हजार के हिसाब से ट्रांजैक्शन हुई हैं जी, अरबों रुपया निकला है, उमर मजीद से लेकर के, और ये सारे लोग, खुदा के बंदे तुम तो फंसते चले जा रहे हो। अच्छा। जितना बोलोगे दलदल में इस वक्त खड़े हो, हिलो जिलो नहीं। अच्छा, इनका तो काम है कि बिल्कुल खामोश हो जाए, बोले भी नहीं कौम के सामने। अच्छा, ये डर है कि वक्त आ गया है कि इनकी जेबों से पैसा निकालना है जो इन्होंने लूट करके इस मुल्क का लेकर के गए। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। लियाकत आसकानी साहब, जिस तरह की जो बात इन्होंने की है उसके मुताबिक अगर एक बयान में कोट करता चलूं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, तो वो कहते हैं अगर फालूदा वाले के अकाउंट में मैंने पैसा डाला है तो जी मेरी मर्जी। फिर वो कहते हैं कि जेल तो मेरा दूसरा घर है। ये किसी मफाहिमत के बादशाह या सीनियर सियासतदान की जबान मालूम नहीं होती, ये किसी जराइम पेशा शख्स की जबान जरूर मालूम होती है। सर, हम कहते हैं कि ये अकाउंट हमारे नहीं है। अच्छा, आप मीडिया बार बार कहते हो आपके तो मजबूरन हमें कहना पड़ता है भी हमारी मर्जी। अच्छा, तो क्या करें, एक 100 मरतबा मजबूर एक बंदा सियासतदान मजबूर, ये बिल भी आपने मीडिया के नाम पर फाड़ दिया। रिपीट करते हो 100 मरतबा एक बात को, हम कहते हैं हमारे नहीं है। आप पकड़ें, आपकी हुकूमत है। सर, वहाँ पे कोई 8-10 सहाफी नहीं बैठे। पंजाब में तो जाली सहाफी के सामने पंजाब में जाली फैक्ट्रियों के मालिकान भी पकड़े गए। अच्छा, जाली फैक्ट्रियां भी, पेशावर में ही जाली अकाउंट पकड़े गए। ठीक है, और जितना भी क्राइम होता है इस मुल्क में, जो भी होता है, PTI वाले कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। अच्छा, इसके अलावा कोई दूसरा, आसिफ अली जरदारी साहब इनको फोबिया हो गए। अच्छा, और बहरहाल इस मुल्क में जेल मेरा दूसरा घर है, क्या वजह क्या है सर? पीपल्स पार्टी हमेशा फेस करते हुए आ रहे हैं ना। आप बिलावल, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कहते हो कि बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने गए। जी जी, दूसरे दिन उनको नैब का नोटिस आ गया। अच्छा, आप पेश हो जाएं। तो सर क्या गलत है सर? अगर बिलावल साहब इस मुल्क के वजीर आजम रहे, किया ही नहीं है तो बाहर आ जाएंगे। बिलावल साहब इस मुल्क के वजीर आजम रहे जी। बिलावल साहब किसी कुर्सी पर बैठे हैं इस मुल्क के, अभी पहली मर्तबा MNA बने। अच्छा, तो MNAs को अभी तक खान साहब ने अभी तक फंड ही नहीं दिया, तो उन्होंने करप्शन कहां से की? अच्छा, तो अब बिलावल साहब 5 साल के थे, आपने उस पर केस डाल दिया। 7 साल के थे, आपने केस डाल दिया। आपने नाश्ते के पैसे, पता नहीं ये पैसे वो पैसे कितने आपने बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है। जी जी, मैं आता हूं, सारे आपने किए। अच्छा, हम तो आपको कह रहे हैं आप पकड़े ना सर, आपकी हुकूमत है। आप आवाम से भागने की कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको शहीद होने नहीं देगी। आपने जो वादे किए हैं, अच्छा, आपने 4 साल पहले, सर आपने जवाब सर मैं एक बात, सर अख्तर भाई काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत कुछ है उनके पास। सर ऐसा है कि 4 साल पहले इन्होंने अपना वजीर खजाना भी अनाउंस किया था। अच्छा, इंतहाई काबिल, इंतहाई ज़हीन असद उमर साहब ये कर देंगे वो कर देंगे। तो 8 महीनों में, 8 महीने के अंदर देख लेंगे ना, आप देख सकते हो। पहले से इनके पास कोई प्लान ही नहीं था। अख्तर आराई साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। सर, वाकई कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ बयानात दिए जा रहे हैं, और जो 4 साल पहले काबिल थे आज वो आके बिल्कुल निकम्मे हो गए। देखिए, बात यह है कि ये ब्लेम गेम कब
कब खत्म होगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आती। आवाम बेवकूफ बन रही है, बैठी हुई है, वोटर बैठा हुआ है। अच्छा, ठीक है, वोटर चाहे इधर वोट देता है, इधर वोट देता है, बैठा हुआ है। ठीक है, आप पब्लिक मनी के लिए 11 साल रखवाले रहे हैं, आपने जो किया आपसे ज्यादा पूछा जा रहा है जी। इनको अगर 8 महीने या 10 महीने 1 साल हुआ है तो अभी से ठीक है ना तजर्बाकारी नजर आ रही है, मगर बात चीजें इन्होंने बहुत अच्छी की हैं। अच्छा, उसकी तारीफ करनी चाहिए। देखिए, अभी जो हालिया पड़ोसी मुल्क से हमारे मामला थे, आप इंटरनेशनली देखें, बहुत अच्छे तरीके से डील किया गया। ठीक है, नहीं उसकी तारीफ मैं कर चुका हूं थोड़ी देर पहले। मैंने अगर एक लफ्ज बोल दिया अफवाज पाकिस्तान के लिए या जो हमारी पॉलिसी थी तो कोई गुनाह नहीं किया जी। बात यह है कि अवाम इस वक्त देख रही है कि ये देखिए इस तरह की बातें मत कीजिए। ये कहते बताइए डिलीवर क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, सिंध हुकूमत क्या डिलीवर कर रही है, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं? अगर इन्होंने कराची पैकेज दिया है तो देखते हैं कि क्या डिलीवर करते हैं। अच्छा, लेट देम डू। ठीक है, अब इस तरह से सिंध हुकूमत से मैं पूछना चाहूँगा कि बात यह है कि क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे बताइए कि अब एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल मैट्रिक के, अब नकल की रोकथाम करना। देखें, हमारे मिनिस्टर एजुकेशन नीयत से मुझे अच्छे लगते हैं, उनके आइडियाज़ हैं, बट उनका जो थिंक टैंक है या एडवाइज़र हैं वो अच्छे नहीं लगते। अच्छा, अब पेपर 1 घंटा पहले लीक हो जाता है, डिजिटल दौर है, इस टाइप का एक जीपीएस से एक डिवाइस आती है, लॉक आता है, जो एक बॉक्स को लॉक लगा दिया जाए और चेयरमैन साहब उस वक्त लॉक खोलें, रिमोट से खोलेगा, यानी कि जीपीएस के जरिए खोलेगा जब वो सेंटर में बिल्कुल एग्जैक्ट 9 o'clock पेपर शुरू होना है जी। तो 360 सेंटर, 370 सेंटर में वो बॉक्स चला जाए। वैसे फंडिंग वो अरेंज कर रहे हैं, एक बॉक्सेस के लिए तकरीबन मेरा ख्याल है कि 70 लाख रुपीस भी खर्च नहीं आता इस पूरे सिस्टम में तमाम पेपर के लिए। टेक्नोलॉजी मौजूद है, पेपर लीक आउट नहीं होगा। इस तरह से देखें, सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बड़ी नाकिस कारकर्दगी है, बहुत ही नाकिस कारकर्दगी है। या तो प्लानिंग का फुकदान है, नीयत पे हम शक नहीं करते। बात यह कि डिलीवर कीजिए, सिर्फ तख्ती लगानी है कि जी पावर प्लांट जो यहाँ से अभी 330 मेगावाट होगा, जी होगा तो देख लेंगे, अच्छी बात है। तो अमली तौर पर कोई इस तरह के प्रोजेक्ट करें, करके दिखाएं, छोटी छोटी चीज़ें आवाम को करके दिखाएं। अभी देखिए, माफिया इतना सरगर्म है कि इतनी नकल हो रही है कि बिल्कुल हदें क्रॉस कर चुके हैं। तो बात यह है कि हमारे ठीक है चेयरमैन बोर्ड है, वो माशाल्लाह अच्छे ज़हीन आदमी है, सईदुद्दीन साहब प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे आदमी है, मगर वो भी मजबूर हैं, वो भी कुछ काम कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो बात यह है कि जो मुखलिस लोग हैं उनको मौका देना चाहिए। नकल की रोकथाम करना कोई बात ही नहीं है। मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए नहीं खर्च होते टोटल पे, अगर जो मैंने एडवाइस किया है, डिजिटल एक बॉक्स, एक लॉक आता है जी जी, जो कि उस वक्त रिमोट से चेयरमैन साहब 9 बजे खोलेंगे, वो खुलेगा। चलें, इसका हाफिज करीम साहब से जवाब ले लेते हैं। हाफिज करीम साहब, नकल की रोकथाम की उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे उठाया कि जब नकल होगी तो आगे फिर ऐसी किस्म के सियासतदान आएंगे, ऐसी किस्म के तजियाकार आएंगे, ऐसी किस्म के मुआशी मामला देखने वाले लोग आएंगे, ऐसी किस्म की ब्यूरोक्रेसी आएगी, नीचे से लेके ऊपर तक सब मिले में। देखिए जी, बात यह कि इट इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट आफ्टर 18th अमेंडमेंट जी। ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सिंध के अंदर अगर ये जो कुछ हो रहा है वो सिंध को बयान कर रहे हैं, आप KPK को नहीं बयान कर रहे या पंजाब को नहीं बयान कर रहे कि वहाँ पर ये इस किस्म की खुलेआम नकल होकर के जो है वो ला करके लोगों को बिठाया जाए और कराया जाए। ये बाकायदा एक साजिश के तहत कौम को बर्बाद करने का एक मंसूबा माजी की हुकूमतों में रहा है, और अब भी वो ये सोच रहे हैं कि अगर शऊर आ गया जी, तालीम आई, तो ये कल हमारे गिरेबानों को पकड़ेंगे, बोलेंगे जरदारी साहब आपने हमारा पैसा खाया, चोरी किया है। हमारे जो बुनियादी इश्यूज हैं, मेरे फंडामेंटल राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे 1 से लेकर के 48 तक बयान करता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स मुझे चाहिए जी, तो ये कौन पूछेगा जब मैं बाशऊर हो जाऊंगा, जब मैं तालीम याफ्ता हो जाऊंगा। सही, जब मुझे सिर्फ डिग्री मिलेगी जी, और तालीम नाम की कोई चीज नहीं है, और नकल माफिया के जरिए से मैं ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के आ गया, ठीक है भाई, आप जरदारी हो या आप शरीफ हो, आप लूटते रहो, तो मुझे क्या इससे। हाफिज साहब की बात ये दुरुस्त है, मैं चाहूंगा 1 मिनट मुझे दीजिए। जी जी बिल्कुल, कर दिएगा, टाइम खत्म नहीं, बिल्कुल जस्ट 1 मिनट। बात ये है कि हाफिज साहब ने बिल्कुल सही बात की, सूबाई महकमे का मामला है, ये सूबाई गवर्नमेंट का मामला है। अब बात यह है कि अभी गवर्नमेंट ना एक एग्जाम्स लेने के लिए रिलैक्सेशन दे दी गई कि आप जो है 8 क्लास तक के एग्जाम्स स्कूल्स ले लें जी। अब उनको अगर कोई स्कूल प्रिपरेटरी क्लासेस लगाने चाह रहा है, तारफी क्लासेस लगाना चाह रहा है जी, 1 जुलाई से पहले जो स्कूल खोलेगा उसको सीज कर देंगे, उसको उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। बाकायदा ये अमल हो चुका है। 3 महीने की छुट्टियां कराना चाह रहे हैं पेरेंट्स जो हैं, अगर स्कूल नहीं खोले जाते, उनके तालिब इल्म को कोर्स नहीं दिया जाता, वो परेशान है, 3 महीने के लिए बच्चे हमारे बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो किस एजेंडे पे काम कर रही है
एजुकेशन से ज्यादा छुट्टियां होंगी तो बिल्कुल किस वजह से। टाइम मेरे पास खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया अख्तर अराई साहब, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। लियाकत आसकानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। एक चीज आपसे कहनी थी जी जी, आपने जो प्रोग्राम में शुरू में जो 330 मेगावाट के 2 पावर प्लांट्स का बताया जी, मेरे दोस्तों ने तो कोई बात नहीं की, ना ही आपने कोई बात छेड़ी, आपने शुरू में बात की। मैंने तो कहा कि फीता काटा गया है जी, फीता काटा गया है। तो ये इसका जो इतना बड़ा काम हम नेशनल ग्रिड स्टेशन में हमने शामिल कराया, अच्छा, तो पूरे मुल्क के लिए, सिर्फ सिंध के लिए नहीं है। ठीक है, अब तख्ती हमने तख्ती लगाई है, हम तख्ती लगाते रहेंगे। जो हमारे नहीं, हमारी उम्मीद है कि वो मंसूबा पूरा हो जाए। मेरे पास टाइम खत्म हो गया जी। हमने बागे जिना में जो इमरान खान साहब आगे तख्ती लगा कर गए, जिससे पहले नईमतुल्लाह खान आपका जी, हाफिज करीम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हाफिज करीम साहब मौजूद।